तो आजकल कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप उठा लो, किसी भी दोस्त से बात कर लो, वो बात शुरू करने से पहले LIC IPO की बात करता है। वो पूछता है कि भाई क्या करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें कोई भी चीज़ खरीदनी है, जैसे इस केस में हम शेयर्स खरीद रहे हैं LIC के, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए तुम कोई भी चीज़ खरीदते हो कि भाई उसकी वर्थ क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। अब जैसे अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, लेट्स से आप फ़ोन खरीदते हो, तो आप ये देखोगे उसका दाम क्या है, लेकिन आप कोई भी जो प्राइस होगा उस पर तो नहीं खरीद लोगे। आप देखोगे कि उसके वर्थ भी होनी चाहिए उतनी, है ना। जब दोनों चीज़ का सेंस बने तो इट्स अ गुड बाय। आपकी रिक्वायरमेंट भी ऑब्वियसली होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई सेम एनालिसिस करी जाए, समझा जाए कि पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं। तब मैंने अपना एवैल्यूएशन किया और इस वीडियो में मेरा यही पर्पस है कि मैं आपको बताऊं कि क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स मैंने एवैल्यूएट करे। हो सकता है ये आपको यूज़फुल रहें आपके एवैल्यूएशन के अंदर। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मकसद यही है कि आपको पता लगे क्या पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, और आप अपना फेयर ओपिनियन बनाएं, इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाएं, किसी को कॉपी ना करें और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसके अंदर लगाना है नहीं लगाना है अपना डिसीजन लें। बाकी इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि मैंने अपना क्या डिसीजन बनाया है कि मैं इस IPO में लगाऊंगा या नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक जैन फ्रॉम द चैनल सिंपली मनी, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक दिस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फैक्ट्स तो नहीं बता रहा कि LIC का IPO कब आ रहा है, कितने प्राइस बैंड पे रखा है, क्योंकि ये सब डिटेल्स तो आपको इजीली मिल जाएंगी। तो सीधा अपने वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं सो दैट कि आपको क्लियरली टू द पॉइंट आपको समझ आए। जैसी एक्साइटमेंट मैं अभी देख रहा हूँ LIC के IPO के टाइम पे, सेम एक्साइटमेंट मैं पेटीएम के टाइम पे देखता था। अब पेटीएम का नाम लेते ही प्लीज़ डर मत जाना, ये मत सोचना कि जो पेटीएम के साथ हुआ है या मैं पेटीएम से कंपेयर कर रहा हूँ इस LIC IPO के साथ। क्योंकि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, किसी भी चीज़ की आपको अगर वर्थ जाननी है, किसी भी चीज़ को आपको देखना है कि क्या मेरे को उसको परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको दो चीज़ पे ध्यान देना है। एक तो उसका प्राइस और एक उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे पेटीएम के टाइम पे अगर मैं आपको शॉर्ट 1 सेकंड लेकर आपको बताऊं तो उसकी जितना भी एनालिसिस निकल के आया था वो यही आया था कि उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा थी। यानी कि जिस प्राइस पे वो रखा गया था, आपको जैसे लेट से आप 50,000 रुपये की चीज़ खरीद रहे हो, आपको 50,000 रुपये का लेट से iPhone खरीदना है, वो प्रोडक्ट्स तो आपको बहुत अच्छा है, लेकिन आपको वही अगर 2 लाख रुपये में मिल रहा है तो आप उसको ले लोगे? आप उसको नहीं लोगे, आप उसको राइट प्राइस पे ही लोगे। और अगर आप 2 लाख रुपये उस चीज़ के लिए लगा दोगे, आपका तो लॉस होगा ही होगा, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो। तो यही हुआ था पेटीएम के टाइम पे। अगर हम LIC के टाइम इसकी बात करें तो जितना मैं पढ़ रहा हूँ इसके बारे में, तो LIC का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि जो इसकी वैल्यूएशन है, वो 6 ट्रिलियन रुपीज़ की रखी है। लेकिन जो इन्होंने एम्बेडेड वैल्यू जो निकाली है, एम्बेडेड वैल्यू एक कंसेप्ट होता है इंश्योरेंस के अंदर जिसके थ्रू हम वैल्यू निकाल सकते हैं इंश्योरेंसेस की। तो एम्बेडेड वैल्यू क्या होता है कि क्योंकि इंश्योरेंस काम करते हैं आपकी फ्यूचर प्रीमियम्स के ऊपर, आपको जो फ्यूचर के अंदर जो पैसा आने वाला है उसको डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी जो आज की जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ वेरी क्लोज टू जो कि हमने IPO की वैल्यूएशन में रखी है। अगर IPO वैल्यूएशन 6 ट्रिलियन रुपीज़ का है तो इसकी एम्बेडेड वैल्यू आ रही है 5.17 के अराउंड ट्रिलियन के रुपीज़ के अराउंड आ रही है, जो कि इसके बहुत ही पास है, विच शोज़ कि जितना इसका प्राइस होना चाहिए था उतना ही प्राइस आपको IPO में मिल रहा है। तो यानी कि आपका जो प्राइस वाला जो पैरामीटर है उस पर तो ये 100% चेक करता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसका एक ऐसा पॉइंट डिस्कस करते हैं जो थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है और जो मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट का जो है पार्टिसिपेशन 100% था अभी तक। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, 3.5% जो उसका अपना शेयर होल्डिंग है वो डाइवेस्ट कर रही है। उसके थ्रू अपना फिजिकल डेफिसिट जो है इस ईयर का टारगेट 30% तक वो कवर करने की सोच रही है। इसलिए थोड़ा सा हाई स्टेक ये LIC का IPO है। नाउ जो मेरे को जो प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो वो शेयर होल्डर्स को तब पैसा देती है जब कंपनी ओवर द ईयर्स प्रॉफिटेबल रहे। बट जहाँ गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो प्रो इकोनॉमिक और पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं वो इसको यूज़ करती है। अगर मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं तो गवर्नमेंट ने LIC, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है कंपनी के पास, तो 2019 के अंदर IDBI बैंक को रिकैपिटलाइज किया था LIC के प्रोसीड से। तो यानी कि इट्स अ काइंड ऑफ ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कोई भी किसी भी दूसरी पब्लिक सेक्टर या किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप मेरी कंपनी यानी कि आप LIC का पैसा आप लोगे एज अ शेयर होल्डर मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप मेरे रिटर्न्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, राइट। तो अगर मैं आपको DRHP की गाइडलाइंस भी बताऊँ जो कि SEBI में फाइल किया हुआ है LIC IPO में, तो मैं आपको रीड करके बताता हूँ क्योंकि कोर्ट्स के अंदर है ये कि अवर कॉर्पोरेशन में बी रिक्वायर्ड टू टेक सर्टन एक्शंस इन फर्दरेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया economic and political objectives, and there can be no assurance that such actions would necessarily be beneficial to our corporation। यानी कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने लार्जर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए और सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऐसे स्टेप्स ले सकती है
जो आप शेयर होल्डर्स या जो आप ओनर्स हैं कंपनी के उसके पूरे फेवर में ना हो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा कंफर्ट नहीं देता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 हमारा। तो आइए समझते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ जैसे हम खरीदनी है तो 2 चीज़ें हमें देखनी है, एक तो उसका वैल्यूएशन यानी कि उसका प्राइस, और उसकी वर्थ। तो वैल्यूएशन और प्राइस पॉइंट पे तो चेक इन अ बॉक्स है हमारा LIC IPO के लिए। वर्थ आप इसको जानने के लिए देखते हैं कि LIC काम कैसे करती है। आज भी अगर आप LIC का देखें तो मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है अपना इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स, जो उसका एक प्रोडक्ट होता है। यानी कि लोग आज भी LIC की पॉलिसीज़ खरीदते हैं जिसके अंदर उनको लगता है कि चलो हमें गारंटीड रिटर्न्स मिल जाएंगे। वो सेविंग पॉइंट से ज़्यादा देखते हैं रादर देन बीइंग इंश्योरेंस के पॉइंट से उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट। उस केस में क्या होता है, उसमें प्रीमियम ज़्यादा होता है। अब इसको थोड़ा सा और बैक ट्रैक से समझते हैं क्या होता है, क्योंकि LIC जो है आज भी डिपेंडेंट है अपने प्राइवेट एजेंट्स के ऊपर। 13 लाख से भी ज़्यादा वर्कफोर्स है जो LIC के लिए काम करती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी हो जाता है LIC इसके लिए, इस कारण से। नाउ अब प्राइवेट एजेंट्स जो होते हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ इसलिए सेल करते हैं और क्योंकि उनको जो कमीशन मिलता है वो इंश्योरेंस की प्रीमियम पे मिलता है। और इन जो पॉलिसीज़ होती हैं इनके ऊपर आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, तो इनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। लेकिन LIC को इन पॉलिसीज़ के अंदर मार्जिन्स कम मिलते हैं। कंपनी का मार्जिन कम होने से जो होता है LIC को इतना फ़ायदा नहीं हो पाता इन पॉलिसीज़ से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट्स मिक्सचर लेकर आए, जैसे कि प्राइवेट एजेंट्स या प्राइवेट कंपनीज लेके आ रही हैं। अब LIC जो है 100% मार्केट कंट्रोल था 2000 तक। उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्राइवेट कंपनीज़ के लिए मार्केट खोला था। तो आज भी 22 ईयर्स के बाद भी LIC जो है अपना मार्केट के अंदर मार्केट लीडर है। 60% जो है इसका मार्केट कंट्रोल है, मार्केट शेयर है इंश्योरेंस के अंदर। लेकिन ये ईयर ऑन ईयर काफ़ी कम होता जा रहा है। कंपनी के NPAs बढ़ रहे हैं, 7.8% 2019-20 के अंदर थे, जो कि हमारे दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थे। नाउ आपको ये बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कंपनी जो है जो आपका जो प्रोडक्ट सेल करती है, वन ऑफ द मेजर जो रीज़न होता है इसलिए सेल कर पाती है क्योंकि जो आपको पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उसको रेगुलरली बोनसेस शेयर करती है। लेकिन अगर कंपनी के पास शेयर होल्डर्स भी आ गए, अब कंपनी के रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, अब इनको अगर जो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा LIC का इसको स्प्लिट करना पड़ेगा अपने पॉलिसी होल्डर्स के पास भी और शेयर होल्डर्स के पास भी। तो कहीं ना कहीं इंसेंटिव थोड़ा सा कम हो जाएगा जो इसके करंट पॉलिसी होल्डर्स एक्सपेक्ट करते हैं इससे रेगुलरली बोनस के कारण। तो ये एक रीज़न बन सकता है आगे चल के कि काफ़ी लोग अपनी सरेंडर कर दें पॉलिसी LICs की, क्योंकि उनको उतना एक्सपेक्टेड बोनस नहीं मिल रहा जितना उन्होंने सोचा था पॉलिसी लेने से पहले। तो ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। एक और जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है वो जो मैंने रिसर्च करके देखा था कि इसकी डिजिटल प्रेजेंस आज भी बहुत कम है। वो डिपेंड करती है अपनी प्राइवेट एजेंट्स के ऊपर, अपनी ब्रांचेस के ऊपर, और उसी के थ्रू अपनी पॉलिसी सेल करती है। और अगर आप देखें जो प्राइवेट इंश्योरेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ रही है तो वो रिलाय कर रहे हैं डिजिटल अपनी पॉलिसीज़ को सेल करने के लिए। तो आइए एक और पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। जैसे इसका एक रेशो होता है परसिस्टेंस रेशो। इसके अंदर ये देखा जाता है कि आपका जो पॉलिसीज़ हैं, जो कोई भी एजेंट अगर पॉलिसीज़ सेल करता है तो उसका क्या कंटिन्यूएशन का क्या रेट चल रहा है, क्या पॉलिसीज़ के लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, लेट्स से उन्होंने खरीद ली है, क्या फर्दर ईयर द डाउन द लाइन वो उसको सेल आउट तो नहीं कर रहे या फिर उसको सरेंडर तो नहीं कर रहे हैं। तो इस रेशो को अगर हम देखते हैं तो LIC के अंदर 13th मंथ के अंदर क्लोज टू 78% है। यानी कि 13 महीने तक 13 महीने तक क्लोज टू 20-21% जो हैं लोग अपनी पॉलिसीज़ को सरेंडर कर देते हैं। और यही रेट जो अगर हम दूसरे प्राइवेट इंश्योरेंस का कंपेयर करके देखते हैं दैट इज़ क्लोज टू 84-85%। यानी कि कहीं ना कहीं गैप है। काफ़ी ऐसा होता है कि लोग एजेंट्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होकर पॉलिसीज़ को ले तो लेते हैं, लेकिन जब वो उसकी वर्थ समझते हैं तो वो कहीं ना कहीं ड्रॉप ऑफ बहुत ज़्यादा है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि अपना मार्केट शेयर ही फर्दर लूज़ करता रहेगा। तो मैं सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूँ तो इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स मेरे को ज़्यादा लगते हैं। तो जो हम वर्थ की बात कर रहे थे तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार दोबारा, कि इसके अंदर गवर्नमेंट का हाई इंटरफेरेंस है, मतलब इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो एक पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो हमारे जो जितने भी फाइनेंशियल फिगर्स हैं, NPAs हो गए, जितने भी कैश फ्लोज हो गए, पॉलिसी सरेंडर्स के हो गए, ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स मेरे को लगता है। इसकी देन हाई डिपेंडेंसीज और जो इसकी हमारे एजेंट्स के ऊपर है, लो डिजिटल प्रेजेंस हो गई, ये थोड़ा सा अगेन जो मैंने आपको बताया ये मेरे को थोड़ा सा कंफर्ट नहीं दे रहा है इसकी वर्थ डिटरमाइन करने के लिए अभी के लिए। तो इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो इंश्योरेंस एज अ इंडस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी पेनिट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस काफ़ी कम है। तो बीइंग अ मार्केट लीडर ये तो ज़रूर है कि इसके पास काम धंधा ज़रूर आएगा, लेकिन एज अ मार्केट लीडर ये कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, ये कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक प्रेशर भी बन जाता है कि उसको उसी लेवल से ग्रो भी करना पड़ेगा। आप शेयर होल्डर्स के अंदर वो ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर टू ईयर वो कंपेयर करेंगे परफॉर्मेंस को इंश्योरेंस से, प्राइवेट इंश्योरेंस से।
तो प्राइवेट इंश्योरेंस जैसा अगर अपने प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज़ के अंदर जैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं LICs को, जबकि उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अलग है, उससे कंपेयर कहीं ना कहीं हम कर सकते हैं, कहीं नहीं भी कर सकते हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ वे कि काफ़ी लोग उसको कंपेयर करेंगे और इंश्योरेंस में जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपैरिजन रहेगा उसके ऊपर। भाई लिस्टिंग गेन की बात करते हैं, तो लिस्टिंग गेन के अंदर जैसे हमने बताया कि आपको वैल्यूएशन तो इसके अंदर ज़रूर बहुत अच्छी मिल गई है, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो आपका फाइनल डे पे लिस्ट होगा वो उसी प्राइस पे आपको थोड़े प्रीमियम पे लिस्ट हो, तो आपको लिस्टिंग गेन शॉर्ट टर्म पे ज़रूर मिल सकते हैं। लेकिन क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो IPO के अंदर मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करता। तो सेम प्रिंसिपल के साथ मैं जाऊँ तो IPO के अंदर, इस IPO के अंदर मैं तो अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि मार्केट कंडीशन भी थोड़े से वॉलेटाइल चल रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के अंदर मैं ज़रूर अपने रडार में इस शेयर को रखने वाला हूँ। मैं देखूंगा कि ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर ये कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसका चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, और फिर मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करूँगा। और वही मेरी पॉलिसी भी है, वही उसी के तरीके से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसी के आइए कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू टू मेक द डिसीजन कि आपको अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से आप इसके अंदर अपने डिसीजन खुद से फेयरली ले सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, एंड आपको जो भी कमेंट है, आपको जो लगता है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे डिस्क्राइब के अंदर मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अगेन।